तारीख थी 2 मई 2021। बंगाल की सड़कों पर उस दिन बस एक ही नारा गूंज रहा था, खेला होबे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार और वो भी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही थी। गुलाल उड़ रहा था, मिठाइयां बांटी जा रही थी और टीएमसी खेमे में जश्न का माहौल था। लेकिन इस शोर शराबे और जश्न के बीच एक इंसान ऐसा था जो पूरी तरह से खुश नहीं था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूरा राज्य फतेह करने वाली ममता बनर्जी खुद अपनी ही विधानसभा सीट हार गई थी। ये कोई आम हार नहीं थी, इसने सभी को चौंका दिया था। दीदी को हराने वाला कोई बाहरी या आम विरोधी नहीं था। उन्हें हराने वाला शख्स कभी उनका अपना दाया हाथ माना जाता था। वो नेता जो बरसों तक उनका सबसे वफादार सिपहसालार रहा, शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु ने ममता को उसी नंदीग्राम में मात दी थी जो कभी टीएमसी की राजनीति का सबसे बड़ा किला था। यह हार सिर्फ 1956 वोटों से हुई थी। फासला बहुत छोटा था, लेकिन इसने देश की सियासत में बड़ा संदेश दिया। एक सिटिंग सीएम का अपनी ही सीट हार जाना, वो भी अपने ही पुराने साथी के हाथों, कोई साधारण बात नहीं थी। इसने राजनीति के जानकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। नंदीग्राम का वो आंदोलन जिसने 2011 में लेफ्ट की 34 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था, उसी नंदीग्राम के मैदान में 10 साल बाद दीदी और शुवेंदु आमने सामने खड़े थे। जो लोग कभी एक साथ खड़े होकर लड़े थे, वो अब एक दूसरे के सबसे बड़े सियासी दुश्मन बन चुके थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि दीदी का सबसे चहेता दादा अचानक उनका सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बन गया? वो शुवेंदु अधिकारी जो ममता के एक इशारे पर लाखों की भीड़ जुटा सकते थे, वो उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ने कैसे उतर गए? ये कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं है। यह है टूटते भरोसे, वफादारी, बढ़ती महत्वाकांक्षा और एक ऐसी बगावत की जिसने बंगाल की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए बताती हूं इस ऐतिहासिक सियासी दुश्मनी की शुरुआत आखिर कहां से हुई और कैसे हुई। लेकिन उससे पहले शुवेंदु अधिकारी के बारे में जान लीजिए। उनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में हुआ था। शुवेंदु बड़े सियासी घराने से आते हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के बहुत पुराने और कद्दावर चेहरों में गिने जाते हैं। पूर्व मेदिनीपुर और उसके आसपास का इलाका कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ की राजनीति कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पंचायत और जमीनी संस्थानों पर दशकों से अधिकारी परिवार का ही दबदबा रहा है। बंगाल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब मेदिनीपुर में अधिकारी परिवार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे ही सियासी माहौल में शुवेंदु ने बचपन से राजनीति की बारीकियां सीखी। शुवेंदु ने अपना राजनीतिक सफर 1989 में कांग्रेस की छात्र विंग छात्र परिषद से शुरू किया। उस दौर में पूरे बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की छात्र इकाई का भारी बोलबाला था, इसलिए विपक्षी छात्र नेता के तौर पर टिकना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन शुवेंदु ने जमीन पर काम किया और युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। यहीं से उनके अंदर एक कुशल ऑर्गेनाइजर यानी बेहतरीन संगठनकर्ता के गुण पनपने लगे, जो आगे जाकर इनके बहुत काम आए। साल 1995 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए। फिर आया साल 1998, जिसने बंगाल की सियासी तस्वीर बदल दी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी से बगावत करके अपनी खुद की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की नींव रखी। उस वक्त नई नवेली टीएमसी को मजबूत नेताओं और जमीनी पकड़ की बहुत सख्त जरूरत थी। ऐसे अहम मोड़ पर शिशिर अधिकारी और उनका पूरा परिवार पूरे दमखम के साथ ममता बनर्जी के समर्थन में खड़ा हो गया। अधिकारी परिवार के टीएमसी में आने का मतलब यह था कि पूरे मेदिनीपुर इलाके में ममता बनर्जी की पकड़ बेहद मजबूत हो गई थी। परिवार के रसूख और अपनी जमीनी मेहनत के दम पर शुवेंदु अधिकारी का ग्राफ भी पार्टी में तेजी से बढ़ा। साल 2006 में शुवेंदु ने कांथी दक्षिण सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्होंने शानदार जीत हासिल की और पहली बार विधायक बनकर राज्य की विधानसभा पहुंचे। 2006 का यह चुनाव शुवेंदु के लिए महज विधायक बनने तक सीमित नहीं था, बल्कि बड़े सफर की शुरुआत थी। पहली बार विधायक बनने के बाद शुवेंदु राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। फिर साल 2007 की शुरुआत में ऐसा तूफान उठा जिसने बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव की नींव रख दी। तत्कालीन वामपंथी सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण करने का फैसला किया था।
किसानों के लिए जमीन ही उनकी जिंदगी होती है और जब इसे छीनने की बात आई तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार इतनी मजबूत थी कि उससे टकराने के बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। लेफ्ट के काडर का हर गांव में इतना खौफ और दबदबा था कि उनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होता था। लेकिन यहीं पर शुवेंदु अधिकारी ने वो किया जिसने उन्हें एक आम नेता से मास लीडर बना दिया। ममता बनर्जी बेशक इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी। वो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक मीडिया में नंदीग्राम की आवाज उठा रही थी, लेकिन कैमरों से दूर असली लड़ाई नंदीग्राम की सक्रिय पगडंडियों और खेतों में लड़ी जा रही थी। जमीन पर इस आंदोलन को खड़ा करने, लोगों को हिम्मत देने और लेफ्ट के मजबूत काडर से सीधी टक्कर लेने का काम तो शुवेंदु अधिकारी कर रहे थे। उन्होंने गांव वालों को एकजुट करके BUPC यानी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाई। शुवेंदु का काम करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ रैलियों में भाषण देकर वापस कोलकाता लौटने वाले नेता नहीं थे। वो रात को नंदीग्राम के गांव में रुकते, लोगों से ठेठ स्थानीय भाषा में बात करते और उनके डर को दूर करते। आप ऐसे समझ लीजिए कि जहां लेफ्ट सरकार पुलिस और अपने काडर के दम पर डरा रही थी लोगों को, वहीं शुवेंदु किसानों के लिए मजबूत ढाल बनकर खड़े हो गए थे। इसी जमीनी जुड़ाव की वजह से गांव वाले उन पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगे थे। फिर 14 मार्च 2007 का वो काला दिन आया जब पुलिस की फायरिंग में 14 ग्रामीणों की जान चली गई। पूरा प्रदेश सन्न था। उस खौफनाक माहौल में भी शुवेंदु पीछे नहीं हटे। वो डटे रहे, घायलों को अस्पताल पहुंचाते रहे और डरे हुए परिवारों का सहारा बने। इस घटना ने आंदोलन को ऐसी आग में बदल दिया जो अब किसी के बुझाए बुझने वाली नहीं थी। शुवेंदु ने अपनी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले लेफ्ट के खिलाफ समानांतर फौज तैयार कर ली थी जो झुकने को तैयार नहीं थी। राजनीति के जानकार आज भी ये मानते हैं कि नंदीग्राम की असली चाबी शुवेंदु की ही जेब में थी। उन्होंने लेफ्ट को उसी के सबसे बड़े हथियार से मात दी थी जिसे ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। शुवेंदु नंदीग्राम के हर घर में नायक बन चुके थे। नंदीग्राम के इसी ऐतिहासिक आंदोलन ने वामपंथ सरकार की जड़ें हिला दी थी। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि साल 2011 के विधानसभा चुनाव में 34 साल पुरानी दुनिया की सबसे लंबी चुनी हुई वामपंथी सरकार रेत के महल की तरह ढह गई। बंगाल में TMC के सत्ता में आने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर नंदीग्राम ही था और इस बम्पर जीत ने यह भी साफ कर दिया था कि शुवेंदु अधिकारी अब सिर्फ मामूली विधायक नहीं है, बल्कि वो नंदीग्राम के नायक के तौर पर उभरे हैं। ममता बनर्जी भी ये बखूबी जानती थी कि जमीन पर शुवेंदु की पकड़ और उनकी मेहनत का कोई सानी नहीं है। इसी कामयाबी के दम पर शुवेंदु धीरे धीरे TMC के अंदर इतने कद्दावर हो गए कि उन्हें अघोषित तौर पर पार्टी का नंबर 2 नेता माना जाने लगा। अब शुवेंदु का कद सिर्फ बंगाल तक सीमित रहने वाला नहीं था। ममता बनर्जी जानती थी कि राज्य में वामपंथियों को जड़ से उखाड़ने के लिए TMC की गूंज दिल्ली में भी होनी चाहिए। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए शुवेंदु ने केंद्र की राजनीति का रुख किया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता ने उन्हें तमलुक सीट से मैदान में उतारा, जो लेफ्ट का बड़ा गढ़ था। लेकिन शुवेंदु ने यहां CPIM के दिग्गज नेता लक्ष्मण सेठ को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। लक्ष्मण सेठ पर ही नंदीग्राम में हिंसा भड़काने का आरोप था। इसलिए शुवेंदु की जीत महज चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि नंदीग्राम के किसानों के लिए इंसाफ की तरह थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर थी, लेकिन शुवेंदु ने अपनी पकड़ ढीली नहीं पड़ने दी। उन्होंने तमलुक सीट से फिर से शानदार मार्जिन से जीत दर्ज की और दिल्ली की राजनीति में अपनी धाक जमाए रखी। लेकिन ममता बनर्जी को बंगाल में शुवेंदु की जरूरत महसूस हो रही थी। राज्य के प्रशासनिक ढांचे और संगठन को और धार देने के लिए 2016 के विधानसभा चुनाव में शुवेंदु को वापस राज्य की राजनीति में बुलाया गया। वो नंदीग्राम से फिर भारी मतों से विधायक चुने गए और ममता कैबिनेट में उनकी ताकतवर वापसी हुई। इस बार दीदी ने शुवेंदु को परिवहन और सिंचाई जैसे बेहद अहम और भारी भरकम मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा, जिनके जरिए शुवेंदु की पकड़ पूरे राज्य के जमीनी ढांचे, सरकारी योजनाओं और प्रशासन पर बहुत मजबूत हो गई। सत्ता के शिखर पर पहुंचने के साथ साथ संगठन में भी शुवेंदु लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। उन्होंने मुर्शिदाबाद, मालदा और जंगल महल जैसे बेहद मुश्किल इलाकों में पार्टी को लगभग अकेले दम पर खड़ा किया। ये वो इलाके थे जहां कभी वामपंथियों और कांग्रेस का एक तरफा दबदबा हुआ करता था, लेकिन शुवेंदु ने वहां TMC का परचम लहरा दिया।
इन सफलताओं के बाद शुवेंदु अधिकारी सिर्फ एक जिले या इलाके के नेता नहीं रहे। इसे ऐसा समझिए कि अगर पूरे बंगाल के लिए ममता बनर्जी दीदी थी, तो शुवेंदु अधिकारी अब हर कार्यकर्ता के लिए दादा बन चुके थे। लेकिन राजनीतिक सफर कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, उसमें अचानक ऐसे झटके लगते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। साल 2016 में ही विधानसभा चुनाव के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने ताकतवर दादा की छवि को काफी डैमेज किया। इस घटना ने पहली बार शुवेंदु के बेदाग राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लगा दिया और यहीं से उनकी साफ सुथरी छवि पर पहला बड़ा दाग लगा। लेकिन टीएमसी के अंदर असली राजनीतिक भूकंप 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आया। 2019 के इन चुनावों में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। इस झटके ने ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी थी। डैमेज कंट्रोल के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी में बड़े बदलाव करने शुरू किए। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री हुई और इसी दौरान ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अभिषेक को अघोषित तौर पर पार्टी में नंबर 2 की वो हैसियत मिलने लगी जो कभी शुवेंदु की हुआ करती थी। शुवेंदु जैसे जमीनी नेता को ये सारे बदलाव अंदर ही अंदर चुभ रहे थे। जिस इंसान ने अपनी पूरी जवानी और करियर पार्टी को जमीन पर खड़ा करने में लगा दिया, उसे अब दरकिनार किया जा रहा था। शुवेंदु को लगने लगा था कि प्रशांत किशोर के कॉर्पोरेट स्टाइल और अभिषेक के बढ़ते दखल के बीच उनके जैसे मास लीडर के लिए जगह कम हो रही है। और देखा जाए तो ये सच में सोचने वाली बात है कि जब कोई नेता अपना पूरा सियासी जीवन किसी संगठन को दे दे और उसे अचानक साइडलाइन कर दिया जाए तो क्या होगा। बगावत होना तो तय था। शुवेंदु के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। वो ये महसूस करने लगे थे कि टीएमसी अब सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनती जा रही है और ये नाराजगी महीनों तक सुलगती रही। फिर नवंबर 2020 में वो वक्त भी आया जब शुवेंदु का सारा गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सबसे पहले ममता कैबिनेट से इस्तीफा दिया और सभी पद छोड़ दिए। इसके बाद तो जैसे टीएमसी में खलबली मच गई और पार्टी आलाकमान को समझ आ गया कि एक बहुत बड़े कद का नेता उनके हाथ से फिसल रहा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगता रॉय और खुद प्रशांत किशोर ने शुवेंदु को मनाने की बहुत कोशिश की। बंद कमरों में कई दौर की लंबी बैठकें हुई, सुलह के रास्ते तलाशे गए, लेकिन शुवेंदु अपना मन बना चुके थे। आखिरकार दिसंबर 2020 में उन्होंने विधायकी और तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। 20 साल से ज्यादा पुराना रिश्ता जो नंदीग्राम के संघर्ष में मजबूत हुआ था, वो एक झटके में खत्म हो गया। और फिर 19 दिसंबर 2020 को शुवेंदु अधिकारी ने भगवा चोला ओढ़ लिया। मेदिनीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह की मौजूदगी में ममता का सबसे मजबूत सिपहसालार अब उनकी सबसे बड़ी विरोधी पार्टी के खेमे में शान से खड़ा था। यह बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शुवेंदु के पाला बदलते ही टीएमसी ने उन पर तीखा हमला बोला। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि शुवेंदु ने किसी सैद्धांतिक नाराजगी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ सीबीआई और ईडी की जांच के डर से बगावत की है। इस पर शुवेंदु ने पलटवार करते हुए कहा कि टीएमसी कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां काम करने वाले जमीनी नेताओं की कोई कद्र नहीं है। दोनों तरफ से वार पलटवार तेज हो गए थे और अब रणभूमि सज चुकी थी। और फिर 2021 का वो ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव आया जहां से हमने आज की कहानी शुरू की थी। लेकिन इस रणभूमि को समझने के लिए आपको एक और बात जाननी होगी। ममता बनर्जी हमेशा से कोलकाता की सुरक्षित माने जाने वाली भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ती आई थी। वो उनका घर और सबसे मजबूत गढ़ है। पर 2021 के चुनाव में बात सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि राजनीतिक साख और अहंकार की हो गई थी। शुवेंदु अधिकारी ने खुलेआम मंच से ममता बनर्जी को चुनौती दे डाली थी कि वो नंदीग्राम आकर चुनाव लड़े। ममता भी राजनीति की कच्ची खिलाड़ी नहीं है। अपनी उसी पुरानी स्ट्रीट फाइटर वाली छवि के साथ उन्होंने चैलेंज स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षित सीट छोड़कर शुवेंदु के गढ़ में उतर गई। अब नंदीग्राम के उसी कुरुक्षेत्र में एक तरफ दीदी थी और दूसरी तरफ उनका पुराना सिपहसालार दादा। ममता इस टक्कर के जरिए पूरे बंगाल को संदेश देना चाहती थी। वो साबित करना चाहती थी कि टीएमसी में बगावत करने वालों का क्या अंजाम होता है और बंगाल की इकलौती बॉस सिर्फ वही है। लेकिन जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। शुवेंदु ने अपनी पुरानी नेता और सिटिंग सीएम ममता बनर्जी को चैलेंज में मात दे दी। इसी बड़ी और ऐतिहासिक जीत ने शुवेंदु का कद रातों रात और बढ़ा दिया। इस जीत का इनाम उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मिला। आज विधानसभा के अंदर और बाहर शुवेंदु ही ममता सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो अकेले दम पर टीएमसी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की आक्रामक कोशिश करते हैं।
लेकिन सत्ता के खिलाफ बगावत की राह शुवेंदु के लिए इतनी आसान भी नहीं रही है। उनका ये नया सियासी सफर कई गंभीर विवादों के साए में आगे बढ़ रहा है। उनके खिलाफ राज्य में कई अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। इनमें सबसे गंभीर मामला उनके पूर्व बॉडीगार्ड की संदिग्ध मौत का है, जिसकी जांच राज्य की सीआईडी कर रही है। इसके अलावा उन पर राजनीतिक रैलियों में भड़काऊ भाषण देने और यास चक्रवात के दौरान बांटी जाने वाली राहत सामग्री की कथित चोरी जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लेकिन शुवेंदु इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। इन तमाम मुकदमों पर शुवेंदु सीधे तौर पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उनका कहना है कि ये सारे मामले ममता बनर्जी की बदले की राजनीति का हिस्सा हैं। वो मानते हैं कि नंदीग्राम की करारी हार का बदला लेने के लिए उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। लेकिन इन सारे मुकदमों और विवादों के बावजूद जमीनी सच्चाई ये भी है कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा, सबसे मुखर और आक्रामक चेहरा बन चुके हैं। राजनीति के मंच पर यह वाकई बेहद दिलचस्प मोड़ है। जो शख्स कभी ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाला सबसे अहम सिपाही था, आज वही शख्स उनकी सत्ता को जड़ से उखाड़ने की जी तोड़ कोशिश में लगा है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ ना कोई पक्का दोस्त होता है और ना ही कोई पक्का दुश्मन। शुवेंदु और ममता की कहानी इसी बात का सबसे सटीक उदाहरण है। लेकिन अब नजरें भविष्य पर टिकी हैं। क्या नंदीग्राम का ये नायक, जिसने लेफ्ट के मजबूत किले को ढहाया और फिर दीदी को मात दी, भविष्य में बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बन पाएगा? इस कहानी और शुवेंदु अधिकारी के भविष्य पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वो बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखकर भेजिए।